हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। अब तो मेरा नाम याद हो गया होगा, माई सेल्फ शैली गुरवानी, योर केमिस्ट्री लेक्चरर, और हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी क्वेश्चन बैंक। तो बच्चों, पार्ट ई में आज हमारा सेकेंड क्लास है। 1 to 5 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, फिर एक्सप्लेन करना होता है और ज़्यादा लगता है। ठीक है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस आएंगे, जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो इनमें से आएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर इसने थियरी क्वेश्चन पूछा है जिस चैप्टर में से, उसमें से थियरी आएगा, है ना। जिसमें से न्यूमेरिकल पूछा है उसमें से न्यूमेरिकल आएगा, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस पर, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हार्डी-शुल्ज रूल बाय टेकिंग AS2S3 सॉल्ट। तो बच्चों 2 बार पहले भी आ चुका है ना, वेरी शॉर्ट में भी था, शॉर्ट में भी था। ठीक है, तो देखो हार्डी-शुल्ज रूल क्या कहता है। तो आपके पास पर्टिकुलर कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको कहा था कॉलोइडल सॉल्यूशन हमेशा चार्ज्ड होते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अगर सॉल्ट तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, उसमें तुम इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, तो सॉल्ट के पार्टिकल क्या करेंगे, नेगेटिव आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होते ही पार्टिकल्स जो वो पास पास आ जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, है ना। इस घटना को कहते हैं कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन। अब हार्डी-शुल्ज क्या कहता है कि भाई आपका जो सॉल्ट पार्टिकल था वो दूसरे आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब तो कर रहा था, है ना। अब अगर मान लो जिस आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज एक्टिव आयन, अब उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना अकेला वो कैपेबल होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल को न्यूट्रल करने के लिए। भाई फॉर एग्जाम्पल AS2S3 सॉल्ट, रूल तो तुम लिख दोगे, है ना। रूल में क्या लिखना है तुम्हें, तो आपको लिखना है ग्रेटर द एक्टिविटी या ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट added to colloidal solution या सॉल्ट लिख सकते हो, colloidal solution for precipitation। ठीक है, for precipitation greater will be coagulation power। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा उसकी पार्टिकल्स को न्यूट्रल बनाने की टेंडेंसी, और न्यूट्रल बनेंगे बच्चों तभी तो कोएगुलेट होंगे, तो ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर। नाउ बच्चों AS2S3 सॉल्ट आपको याद रखना है कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है AS2S3 सॉल्ट जो है वो नेगेटिव सॉल्ट है। सिंस AS2S3 सॉल्ट इज नेगेटिव सॉल्ट, ठीक है भाई, नेगेटिव सॉल्ट है। So to precipitate this, तो भाई अगर मुझे इसको प्रेसिपिटेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसमें पॉजिटिव आयन की वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों आयन होते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन ये सॉल्ट नेगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। सो टू प्रेसिपिटेट इट क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन पावर विल बी, तो मुझे कोएगुलेशन पावर चेक करनी है। ठीक है, सो टू प्रेसिपिटेट दिस सॉल्ट कोएगुलेशन पावर विल बी, तो देखो मान लो मैंने तुम्हें दे दिया भाई, एक तो AlCl3 है, एक MgCl2 है, एक NaCl है, लो बताओ सबसे बढ़िया कौन सा है। तो तुम कहोगे AlCl3 में तो Al+3 है ना, Mg+2 में MgCl2 में Mg+2 है, और NaCl में Na+ है। तो बच्चे इसकी वैलेंसी 3 है ना, अकेला एल्यूमिनियम कितनी वैलेंसी रख रहा है, 3 वैलेंसी रख रहा है, तो ये अकेला क्या करेगा, 3 पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। अब Mg+2 इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये अकेला क्या करेगा, 2 पार्टिकल को न्यूट्रल करेगा, और Na+ क्या कर सकता है, तो ये 1 पार्टिकल को न्यूट्रल कर सकता है। तो ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर। तो मैं कहूँगी सबसे बढ़िया कोएगुलेशन पावर कौन दिखाएगा, AlCl3 फिर MgCl2। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन IIT 2008 या 9 में भी पूछा हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल फ्रॉम बाय टेकिंग AgNO3 इन Ki एक्सिस। अब ये है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, है ना, और ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बहुत अलग से ही दिया हुआ है बुक के अंदर, है ना, कुछ पढ़ते नहीं, ये है क्या। तो अगर तुमने ध्यान से बुक पढ़ी हो तो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन
दो केस से मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ, मान लो इसका उल्टा आ गया एग्जाम में तो आपको टेंशन नहीं रहे। तो देखो AgNO3 इन Ki, एक्सेस में Ki है बच्चों, तो पहले तो ये चीज़ नोटिस करना एक्सेस में कौन है। तो देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट मान लो, एक सॉल्यूशन मान लो Ki है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है ना, और वो एक्सेस में है, ठीक है। ऊपर से क्या मिला रही हूँ मैं, तो ऊपर से मिला रही हूँ AgNO3। डायग्राम ही पूछ रहा है आपसे, थियरी तो पूछ नहीं रहा, ठीक है। अभी देखो AgNO3 सॉल्यूशन मिला रही हूँ मैं Ki के अंदर, ठीक है, Ki ज़्यादा है, AgNO3 मिलाओ, उसको फुल करना है, तो ये ज़्यादा नहीं, एक्सेस में तो नहीं। नाउ Ag प्लस और I माइनस, AgI का PPT बनेगा, तो मैं कहूँगी लो ये PPT बन गया, AgI का फ्रेश PPT बनेगा। हालांकि साथ में KNO3 बनेगा, लेकिन उसका प्रेसिपिटेट नहीं है, तो वो आयंस तो क्या है, सॉल्यूशन में पड़े हैं K प्लस NO3 माइनस के रूप में। अब AgI का PPT याद करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT, पेप्टाइजेशन पढ़ा था, है ना। एक फ्रेश PPT अगर बन गया तो वो अपनी सरफेस पे क्या करता है, दूसरे आयंस को एडजॉर्ब करता है। तो भाई AgI के पास चॉइस है कि या तो ये Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा या I माइनस को ही एडजॉर्ब करेगा। अब इसके पास अवेलेबल कौन है, तो देखो अब यहाँ सारा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पूरा दिमाग लगाना, पूरा फोकस करना। AgNO3 मिलाया Ki में, है ना, तो AgNO3 ऊपर से आया धीरे धीरे Ag, नीचे से आया I माइनस, तो जितना भी Ag आया I माइनस ने उसको पकड़ के AgI बना दिया। तो बच्चों AgNO3 तो खत्म हो गया ना, एक्सेस में कौन है, Ki, तो सॉल्यूशन में आयन कौन से पड़े हैं, I माइनस। तो AgI का PPT बनेगा तो ये Ag प्लस को भी एडजॉर्ब कर सकता था, I माइनस को भी एडजॉर्ब कर सकता था। अगर Ag प्लस को एडजॉर्ब करता तो सॉल्व पॉजिटिव होता, I माइनस को एडजॉर्ब करता तो सॉल्व नेगेटिव होता। लेकिन भाई AgNO3 तो तुमने मिलाया तो वो तो कम है, Ki एक्सेस में है तो I माइनस एक्सेस में है, तो चॉइस दो होने से क्या है, अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो मैं कहूँगी लो इस सिचुएशन में तो ये I माइनस को एडजॉर्ब करेगा। तो बच्चों PPT जिस पार्टिकल को एडजॉर्ब करता है सॉल उसी नेचर का होता है, तो यहाँ पे सॉल कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे ये बनेगा नेगेटिव सॉल। समझ में आ गई। एक बार देखो दूसरा केस बताई थी इसी का उल्टा। मान लो तुम्हें कह दिया कि भाई बच्चों AgNO3 एक्सेस में है, तो ठीक है भाई AgNO3 एक्सेस में है ना, ऊपर से क्या मिलाया, तो ऊपर से मिलाया Ki, ठीक है, तो ऊपर से आया I माइनस, नीचे से आया Ag प्लस, मिलते ही AgI PPT बन गया। तो चलो हमने PPT बना दिया AgI। अब चॉइस तो दो है, या तो Ag प्लस को एडजॉर्ब करे या I माइनस को, तो हम कहेंगे कि Ag प्लस तो पड़ा है नीचे एक्सेस में, I माइनस तो ऊपर से आ रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा, जितना I आएगा उतना Ag लेके उसको PPT में कन्वर्ट कर देगा। तो अब I तो है ही नहीं, एक्सेस में कौन है, Ag प्लस, तो Ag प्लस के एडजॉर्ब करने के अलावा इसके पास कोई चॉइस नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या करेगा, Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा। अब प्लस को एडजॉर्ब करेगा तो सॉल का नेचर क्या हो गया, तो बच्चों सॉल का नेचर हो गया पॉजिटिव। तो अगर Ki एक्सेस में है तो नेगेटिव सॉल, Ag वाला एक्सेस में है AgNO3 तो सॉल्व हो जाएगा पॉजिटिव सॉल्व। क्लियर, समझ में आ गया। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है ना, ये दूसरा केस है, ये आए तो छोड़ के छोड़ना होगे, ये भी करना ही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। तो नेक्स्ट तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखो जिंक की रिएक्शन करनी है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब तुम्हारे कोर्स में था जिंक था, सिल्वर था, गोल्ड था, सब अपने अपने नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। तो जिंक होगा तो ZnNO3(2), कॉपर है तो CuNO3(2), और गोल्ड था है ना या सिल्वर था तो AgNO3, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो NO2 गैस निकलेगी सब में, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो सिल्वर और क्या बोलते हैं कॉपर में तो निकलती है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन जिंक वाले केस में अगर डाइल्यूट HNO3 है तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पूछा ही नहीं, जैसे पूछा जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कर दूं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, जिंक नाइट्रेट बना दो, प्लस क्या बनाओगे, तो भाई प्लस तुम वाटर लिख दो, प्लस क्या लिखोगे तो NO2 लिख देना। तो जिंक नाइट्रेट की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड ले लो 4, तो यहाँ बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, है ना, मेटल है तो ऑक्सीडाइज तो होगा ही नाइट्रिक एसिड से, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर कितने दिख रहे हैं आपको, 4 हाइड्रोजन है ना,
तो 2 वाटर बना लेते हैं, और नाइट्रोजन 2 तो अवेलेबल हो ही गए, तो 2NO, चेक कर लो शायद बैलेंस है, सॉरी कंसनट्रेटेड है ना, तो 2NO2, ठीक है, कंसनट्रेटेड है तो NO2, डाइल्यूट होता तो N2O, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन, जिंक प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। नाउ स्टूडेंट HCl की रिएक्शन O2 से कराओ, तो HCl O2 से रिएक्शन करेगा, डेकोन प्रोसेस पढ़ा है आपने, है ना, डेकोन प्रोसेस, डेकोन रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन कर दो, देखो अगर मैंने लिख दिया 4HCl प्लस O2 तो क्या कर लोगे, तो 4HCl प्लस O2, देखो वाटर कितने निकल सकते, तो हम कहेंगे 2 तो वाटर निकल जाएंगे, प्लस क्या बन जाएगा, तो प्लस हम देखेंगे क्लोरीन बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर होता है 723 केल्विन, और कैटलिस्ट होता है बच्चों कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया 4HCl प्लस O2। नाउ MnO2 प्लस HCl, तो देख के ही लग रहा है MnO2, यहाँ पे भी 4 लिख दो, तो ये हो जाएगा MnCl2, है ना। 4 इसलिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर तो बन ही जाएंगे, प्लस हो जाएगा Cl2, तो ये क्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। नाउ अमोनिया एक्सेस में और क्लोरीन, अब बच्चों 2 रिएक्शन है, एक बार अमोनिया एक्सेस में है और एक बार क्लोरीन एक्सेस में है, ठीक है। तो ये भी लिख देती हूँ, मान लो एग्जाम में ये आए तो क्या कर लो, तो एक बार तो अमोनिया एक्सेस में है, एक बार क्लोरीन एक्सेस में, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार प्रोडक्ट है NCl3, एक बार प्रोडक्ट है NH4Cl, है ना। अब मान लो तुम्हें पता नहीं भाई एक्सेस में कौन सा हो, तब मुझे क्या बनाना है, तो ध्यान से देखो ना, NCl3 नाइट्रोजन का एक एटम है तो क्लोरीन 3 है ना, नाइट्रोजन 1 है तो क्लोरीन 3 है, मतलब एक्सेस में कौन होना चाहिए, क्लोरीन। तो यहाँ मैं 3Cl2 कर दूं तो NCl3 और 3HCl, ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है। अमोनिया व्हेन हीटेड विद क्लोरीन इन एक्सेस, तो आंसर हो जाएगा NCl3। लेकिन अब तुमसे कहा कि नहीं भाई अमोनिया एक्सेस में है, तो आंसर तो मुझे पता ही है, अमोनिया एक्सेस में तो देखो NH4Cl, एक अमोनिया Cl2, वहाँ Cl है, मतलब एक अमोनिया पे आधा Cl2, तो अमोनिया एक्सेस में। अब इसको बैलेंस कर दो, तो 8 अमोनिया 3Cl2, है ना, तो हम कहेंगे 24, तो ये बना देगा HCl कितने, 16 और 24 है ना, तो 24 नहीं, अच्छा HCl आ गया ना इधर, तो ये हो गया 8 NH4Cl, है ना, क्योंकि 8 अमोनिया है तो ये बना देगा 8, अच्छा नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी 6 NH4Cl प्लस N2, ठीक है। Cl बराबर हो गया, देखो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग जो गैस होगी वो N2। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अमोनिया एक्सेस में हो तो आंसर है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई। अमोनिया एक्सेस में हो तो मेन तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या लिखना है, मेन जो प्रोडक्ट है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ तो ये है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो हमारा आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाई क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन फ्लोरीन, तो बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। अब देखो फ्लोरीन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं बच्चों, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p5, में ज़्यादा से ज़्यादा 2p6 हो सकता था, तो 2p5 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगी भाई छोटी साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, 8 की जगह तो 7 तो पड़े हैं। लेकिन अगर मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसके नीचे आएगा ना बच्चों, तो हीलियम के नीचे नियॉन 3:2, 3p5, तो 3s है 3p है तो 3d भी अवेलेबल है, जगह तो है इसके पास, है ना, तो 18 की जगह है 7 ही है। तो तुम्हें क्या लिखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज, फ्लोरीन के अंदर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। अब फ्लोरीन छोटा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के लिए, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आने वाले को थोड़ा क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो हम कहेंगे अट्रैक्शन तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो, रिपेल भी कर रहे हो। तो ऑल्दो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर,
although nuclear attraction is more in fluorine. Nuclear attraction is more in fluorine. But there is repulsion. Repulsion for coming electron. आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, तो हम कहेंगे भी थोड़ा सा रिपल्शन भी है, ठीक है। तो अट्रैक्ट भी कर रहे हो, बुला भी रहे हो, पुश भी कर रहे हो, है ना। तो हम कहेंगे सो कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, comparatively less energy is released in fluorine. Released in fluorine on adding an electron. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो क्लोरीन में ऐसा क्या है, तो हम कहेंगे भी क्लोरीन एटॉमिक साइज बड़ा है, अट्रैक्शन भले ही कम है ना। अभी हम इतना वेलकम नहीं कर रहे, लेकिन हम पुश तो नहीं कर रहे, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिपेल करें। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उल्टा ये ज़्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बट क्या, सिमिलरली ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl क्या होगा, तो मैं कहूंगी ऑल्दो देयर इज लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भले ही कम है, बट देयर इज नो रिपल्शन, ठीक है। भाई आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इतना रिपल्शन नहीं बचा है, तो देयर इज नो रिपल्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम कम से कम धक्का तो नहीं मारेंगे कि भाई मत आओ, है ना। तो नो रिपल्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, सो comparatively large amount of energy या more amount of energy released, more amount of energy released on adding an electron, on adding an electron in chlorine, ठीक है। तो भाई क्लोरीन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है देन फ्लोरीन। अब ये भी ध्यान रखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ विच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो तुम्हें बताना है क्लोरीन। क्लोरीन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करेगा, क्लोरीन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आकर्षण, प्रेम, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रेम। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे तो वो आपको एनर्जी देगा, सिस्टम स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बच्चों क्लोरीन की। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नाउ व्हाई H2S हैज लो बॉन्ड एंगल देन वाटर। अभी बॉइलिंग पॉइंट होता तो समझ में आता, कोर्स में था। अब वाटर से तो देखो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, है ना, वेस्पर थियरी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक में से, दोनों क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक। सो बच्चों वेस्पर थियरी क्या कहती है, तो वेस्पर थियरी का पॉइंट है कि बॉन्ड एंगल, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के क्या होता है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लिखना है कि भाई वाटर और H2S में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। वाटर में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन वाटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन is greater than sulfur, so its bond angle is
एंगल इज मोर देन H2S। ठीक है, तो भी वाटर का बॉन्ड एंगल जो है वो H2S के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। नाउ व्हाई TiCl4 इज कलरलेस? तो बच्चों TiCl4 इन TiCl4 है ना, सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन भी इसका कलरलेस आएगा। तो इन TiCl4 Ti एग्जिस्ट एज या Ti शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना भाई। TiCl4 में टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4। नाउ टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन तो हम कहेंगे स्कैंडियम टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, तो 18 पे आर्गन और 4s2 20, 3d2। अभी Ti की तो बात नहीं चल रही, Ti+4, तो बच्चों Ti+4 तो हम कहेंगे तो आर्गन, है ना। तो सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन TiCl4, है ना, इन Ti+4 लिख दो, है ना, तो इट इज कलरलेस। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, फिर डी ट्रांजिशन होता, इलेक्ट्रॉन जंप करता तो कलर भी आता। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सारी बातें ही खत्म हो गई, इसलिए कलरलेस है। नाउ राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 46 पैलेडियम, 64 गैडोलियम। तो बच्चों पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, अब बच्चों पैलेडियम तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज SCTV कार में फेकोनी कुंजी तो जिंक पे खत्म होती है। ठीक है, अब जिंक का नेक्स्ट एलिमेंट होता है बच्चों कैडमियम, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट होता है मरकरी। फिर यहाँ तो हमें मिला ही नहीं पैलेडियम वगैरह। नाउ SCTV कार में फेकोनी कुंजी, कुन मतलब कॉपर, तो भाई कॉपर के जस्ट नीचे आता है सिल्वर और उसके जस्ट नीचे आता है गोल्ड, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी मतलब नहीं। अब फेकोनी निकल, तो बच्चों निकल उसके नीचे आता है पैलेडियम और उसके नीचे आता है प्लैटिनम। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो देखो जिंक कैडमियम मरकरी, नाउ कॉपर सिल्वर गोल्ड तांबा चांदी सोना, नाउ निकल तो निकल पंडित पंडिताई, तो निकल Ni पंडित पैलेडियम पंडिताइन प्लैटिनम। ठीक है, अब मान लो भी ये पूछा एग्जाम में ही आ जाए तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन करने का। सो बच्चों निकल एटॉमिक नंबर 28। ठीक है, तो हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 18, 4s2 20 और 3d8। अब नीचे उतर जाए पैलेडियम, एक 18 तक तो गैप आ रहा है, डी ब्लॉक के 18 का गैप आता है, दो कंटिन्यू एलिमेंट। तो बच्चों आर्गन का नेक्स्ट तो हम कह देंगे क्रिप्टन। अब होना क्या चाहिए? तो होना तो चाहिए था 5s2 4d8, लेकिन पैलेडियम आपका एक्सेप्शनल केस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों सीधा 4d10, है ना, 4d8 की जगह 4d10, और s जो है इसका पूरा खाली हो जाता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5s बिल्कुल 0। ठीक है, अब प्लैटिनम की अगर मैं बात करूं तो 32 का गैप आएगा, तो प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78। अब हम कहेंगे अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो आर्गन क्रिप्टन, अगली गैस क्या होनी चाहिए? ज़ीनॉन, और होना चाहिए था 5s2 और 5d8, लेकिन फिर ही एक्सेप्शन है। तो बच्चों ये 4s 5s और अगला क्या? पहले तो आर्गन क्रिप्टन और फिर क्या लिख दूँ? ज़ीनन। ठीक है, 54 पे। नाउ होना चाहिए था 6s2, लेकिन बच्चों ये होता है 6s1, और 3d4d 5d8, लेकिन ये होता है 5d9। ठीक है, तो वैलेंस शेल इसका 6s1 है, तो ये भी एक्सेप्शन है भी पैलेडियम प्लैटिनम। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो हम पैलेडियम का चुपचाप लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन और 4d10 5s0। ठीक है, और तो कुछ पूछा नहीं हमसे। नाउ GD गैडोलियम, अब बच्चों 64, तो हम कहेंगे भाई 58 से लेके 71 तक सारे लैंथेनॉइड से, है ना, 58 से 71, तो ये 64 तो बीच में आ गया, मतलब ये लैंथेनॉइड है। अब लैंथेनॉइड सीरीज जो है, देखो लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट को बोलते हैं ना लैंथेनॉइड्स, तो देखो लैंथेनम, सीरियम, प्रेस्मोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम,
समेरियम, यूरोपियम, गिडोलिनियम। तो गिडोलिनियम आ गया GD। ठीक है, तो बच्चों लैंथेनम हो गया 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64। ठीक है, तो अब लैंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? तो हम कहेंगे जीनॉन, और 6s2 तो हम फिल कर ही लेते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, तो बच्चों सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 4f1, है ना। 6s2 और 5d1 तो रहता ही है। अब अगले में हम कर देते हैं 5d0 और 4f2 की जगह ये हो जाता है 4f3। नाउ दिस इज 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। अब गैडोलिनियम बच्चों एक्सेप्शन होता है, तो होना तो चाहिए था 4f8, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हाफ फिल्ड रखने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन D में डाल देते हैं, तो ये हो गया 5d1। तो जीनॉन 6s2 तो सब में ही कॉमन था, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन D में, क्योंकि इसे हमें हाफ फिल्ड रखना है। ठीक है, तो इट विल बी 5d1 4f7। क्लियर? तो ये हमारा GD का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आइडेंटिफाई A, B, C and D। तो बच्चों पहला है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो CH3, CH2, Cl। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से करा दें, तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो इट विल बी CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। NaCl बाहर आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे ये साइनाइड बन जाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये आपका A तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। IUPAC नाम लिखोगे बच्चों, तो कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, और साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल। सो दिस विल बी प्रोपेन नाइट्राइल। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो बच्चों साइनाइड का तुम्हें क्या करना है, रिडक्शन। ठीक है, तो साइनाइड को कंप्लीटली रिड्यूस कर लो, तो देखो H इधर जाएगा, H इधर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन H इधर जाएगा, H इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइनाइड कंप्लीटली रिड्यूस होके अमाइन बनाता है। सो दिस विल बी CH3, CH2, CH2, NH2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, तो A क्या हुआ, तो हम कहेंगे A तो बना प्रोपेन नाइट्राइड। B क्या हुआ, तो B हो गया प्रोपेन अमाइन या प्रोपेनामाइन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स प्रोपेन की रिएक्शन करानी है HBr से, तो रिएक्शन तो सिंपल थी, हम मार्कोनिकॉफ से करा सकते थे, लेकिन एरो पे ध्यान से देखो, एरो पे लिखा है बच्चों परऑक्साइड, तो परऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। परऑक्साइड आते ही क्या हो जाता है, क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो भाई मार्कोनिकॉफ तो कहता था कि माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, लेकिन परऑक्साइड में तो मैकेनिज्म ही बदल जाता है, तो माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो Br इधर और H इधर, तो हम कहेंगे ये तो बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH3, CH2, CH2, Br। सो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया C, 1 ब्रोमोप्रोपेन। नाउ इस 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन बच्चों आपको करानी है AgNO2, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई AgNO2, अब ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है, आयन तो देगा नहीं, तो किसी भी सिचुएशन में Ag प्लस और NO2 माइनस तो बनना नहीं। अब यहाँ पे अटैक किसके थ्रू होगा, तो Ag वाले केस में हमेशा अटैक थ्रू नाइट्रोजन होता है, मतलब AgBr तो बाहर जाएगा, लेकिन अटैक थ्रू नाइट्रोजन कनेक्शन पॉइंट इसका N होगा। सो दिस विल बी CH3, CH2, CH2, NO2। तो बच्चों ये हो गया D, और इसका नाम क्या हो गया, तो हम कहेंगे दिस इज 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, तो आपको सारा एग्जाम में लिखना है कि भाई A क्या है, तो A है प्रोपेन नाइट्राइड, B क्या है प्रोपेन अमाइन, C क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन, D क्या है 1 नाइट्रोप्रोपेन।
ठीक है, थोड़ा एंटी मार्कोनी का ध्यान रख लेना। तो बच्चों यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और बाकी हैं सीरीज को कंप्लीट करने में, है ना। पार्ट ई कंप्लीट होते ही हमारा टॉपिक पूरा, क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तैयारी साथ साथ में करते रहो बच्चों, एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, तो साथ साथ में पढ़ते रहो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नया वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको एग्जाम तक हम डेली नया वीडियो भेजेंगे, है ना, जो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद में जेई और नीट के पेपर्स भी सेंड करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।